नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की नागरिक शास्त्र से पार्ट 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था, पहले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया था हमने, 1939 से 1945 लगभग 6 वर्षों तक चला था। यूट्यूब की घटना के बारे में हमने बताया था कि जिसमें एक यूएसए का विमान था, जासूसी विमान, जिसको सोवियत संघ ने मार गिराया था। यूट्यूब की घटना। उसके बाद शीत युद्ध के विषय में बताया था। शीत युद्ध को वाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो, उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध की विशेषताएं हमने आपको बताई थी और शीत युद्ध का कारण हमने पार्ट 1 में आपको समझा दिया था। चलते हैं आज हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपको पढ़ना है शीत युद्ध के परिणाम एवं प्रभाव। तो चलिए, शीत युद्ध हो गया और शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए देखते हैं। पहली हेडिंग है नाटो की स्थापना। नाटो अमेरिका द्वारा निर्मित एक पश्चिमी सैन्य गठबंधन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो अमेरिका द्वारा निर्मित एक पश्चिमी सैन्य गठबंधन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 12 देश शामिल थे। नाटो में कुल कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे, जिनका मुख्य उद्देश्य इस गठबंधन में शामिल किसी भी देश पर हमला, समझो सब पर हमला था। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था, अगर इन 12 देशों में से किसी एक देश पर कोई देश हमला करता है तो समझो एक पर हमला नहीं बल्कि सब पर हमला माना जाएगा। चलते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है वर्सा संधि समझौता। वर्सा संधि समझौता, जैसा कि आपने देखा आगे नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो जो था वह पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित था। उसी प्रकार पूर्वी देश अर्थात सोवियत संघ ने वर्सा संधि की स्थापना की, जो पश्चिमी गठबंधन नाटो के जवाब में पूर्वी गठबंधन यानी सोवियत संघ द्वारा 1955 में की गई। यानी वर्सा पैक्ट या वर्सा समझौता कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का सामना करना था। जैसे कि आपने देखा कि नाटो की स्थापना सोवियत अमेरिका द्वारा की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए द्वारा की गई थी। उसी प्रकार वर्सा पैक्ट की जो स्थापना हो गई वह सोवियत संघ द्वारा की गई, जो 1955 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का सामना करना। तो चलते हैं हम अपने अगली हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है कि शक्ति प्रदर्शन एवं गठबंधन। हमारी अगली हेडिंग है शक्ति प्रदर्शन एवं गठबंधन। हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध के परिणाम, जिसमें क्या है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने विभिन्न देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप करते हुए इस क्षेत्र में अपनी विशाल सेना की उपस्थिति को दर्शाया। अपनी शक्ति के प्रदर्शन में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उन्होंने पूर्वी यूरोप में अपनी शक्ति को उपस्थिति को दर्शाया, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन तथा पश्चिम एशिया में केंद्रीय संघ संगठन की स्थापना करके किया। उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एक गठबंधन कर रहे थे। चलते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। हमारा अगला हेडिंग है नव स्वतंत्र देशों की चिंता। नव स्वतंत्र देशों की चिंता मतलब जो नए नए देश जो बहुत कई सालों बाद आज़ाद हुए थे किसी तरह, उनको चिंता सताने लगी। जैसे शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व 2 पक्षों में विभाजित हो गया था। शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया था, एक यूएसए गुट में और एक सोवियत संघ में विभाजित हो गया, जिससे नव स्वतंत्र देश, जो नए देश जो ब्रिटेन और फ्रांस से किसी तरह आज़ाद हुए थे, वे उन्हें संदेह होने लगा कि कहीं हम फिर से अपनी आज़ादी को खो ना दें, इसलिए उन्हें चिंता सताने। ऐसा किस कारण हुआ? शीत युद्ध के कारण हुआ। तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमारी अगली हेडिंग है शस्त्रीकरण की होड़ में वृद्धि। शस्त्रीकरण की होड़ में वृद्धि। जैसा कि शीत युद्ध के कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के कारण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। शस्त्रीकरण मतलब शस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया में तेजी। शस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया में तेजी लाना ही शस्त्रीकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण नीति के विपरीत था। जैसा आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 में हुई थी। वह निशस्त्रीकरण की नीति की तरफ अग्रसर था। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण नीति की तरफ अग्रसर था।
तो जब शस्त्रीकरण प्रारंभ हो गया तो निशस्त्रीकरण के विपरीत था। जब 1953 में सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया तो उसके प्रतिद्वंदी यूएसए समेत पश्चिमी देशों को सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ। जब सोवियत संघ ने 1953 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया तो पश्चिमी देश यूएसए समेत यानी अमेरिका समेत जो पश्चिमी देश थे उनको सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ और वे भी हथियार बनाने में लग गए, जिससे क्या हुआ कि विश्व में शस्त्रीकरण का दौर प्रारंभ हो गया। हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए सभी देशों ने क्या किया, शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जिससे शस्त्रीकरण में वृद्धि हुई। तो अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। हमारी अगली हेडिंग है गुट निरपेक्ष आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चली, इससे 9 स्वतंत्र देश जो नए नए आज़ाद हुए थे, उस स्वतंत्र देशों ने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। मतलब अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं, चाहे अमेरिका के गुट में, चाहे सोवियत संघ के गुट में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारी आज़ादी, हम उनके गुलाम हो जाएंगे, जो वह कहेंगे हम वही करेंगे। मतलब हमारी स्वतंत्रता एक तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गुट आने से हमारी स्वतंत्रता फिर से छिन सकती है। इसलिए जो नए भारत समेत कई नए देश जो आज़ाद हुए थे, वे एक नए नीति का निर्माण किए, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति का नाम दिया गया। इसे तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये थे शीत युद्ध के परिणाम। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा शीत युद्ध के परिणाम। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हमारा अगली हेडिंग है कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। चलिए देखिए, जैसे है कि जो ये महाशक्तियाँ थी, जैसे सोवियत संघ रूस था और ये क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये शक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी ना। जैसा कि आपको आगे पढ़ाया गया, ये महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी। चलिए देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ पूरे विश्व में अपने अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती थी। इनका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व पर, यानी पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित था, इनका मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ, अपने गुट में मिलाना। ये क्या करते थे, अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती थी, जिसके लिए छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करती थी, जैसे सैनिक गठबंधन करती थी। इस सैनिक गठबंधन का मुख्य कारण क्या था? पहला कारण था हथियार व सेना का संचालन करना। महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी जिससे वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन आराम से कर सकें, वहाँ पे अपने सैन्य संगठन स्थापित करें और वहाँ से अगले देश को, विरोधी देश को घेर सकें। दूसरा था गुप्त सूचना व जासूसी करना। महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी करती थी। मतलब छोटे देशों के साथ गठबंधन करके गुप्त सूचनाएं और उस देशों में रहकर जासूसी करने का प्रयास करती थी। तीसरा, आर्थिक सहायता प्रदान करना। छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करती थी और उनके देश में अपने सैनिकों को स्थापित करती थी उनकी रक्षा के लिए, और उनका भार कौन वहन करता था? जिस देश में उनकी सेना रहती थी। तो इससे क्या होता था, उनकी कुछ आर्थिक मदद हो जाती थी। चलते हैं हम अपने अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है, परीक्षा में इससे पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको बनाया है कि आइजनहावर सिद्धांत क्या है। आइजनहावर सिद्धांत, हम आपको बता दें कि जून 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर की एक नीति में, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी कांग्रेस मतलब दोस्तों वहाँ की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे हम अपने यहाँ की संसद को संसद कहते हैं, उसी तरह अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसमें कहा गया कि अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया में कि किसी भी देश में साम्यवाद, मैंने आपको बताया था कि 2 विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवाद के आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने और उस पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। किस सिद्धांत के अनुसार? आइजनहावर सिद्धांत के अनुसार दिया गया, और इसी को आइजनहावर सिद्धांत कहा गया, जिसको सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया के लिए क्या बताया? घातक बताया। उसने कहा कि यह आइजनहावर सिद्धांत जो है यह पश्चिमी एशिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलते हैं, हमें आपको समझ में आ गया होगा आइजनहावर सिद्धांत क्या है। अपनी अगली हेडिंग की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट।
क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1961 में। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष माना जाता है क्योंकि यह शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी। शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी। क्या थी क्यूबा मिसाइल संकट? देखिए, क्यूबा अमेरिका के तट से जुड़ा एक द्वीपीय देश था जिस पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, यानी सोवियत संघ का प्रभाव था, तथा इसे सोवियत संघ द्वारा कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। मतलब क्यूबा अमेरिका देश से जुड़ा हुआ एक देश था जिस पर सोवियत संघ का अधिकार था। वहाँ से वह कूटनीतिक और आर्थिक सहायता उस देश को प्रदान करता था। लेकिन 1961 में सोवियत संघ के नेता चिंतित होने लगे कि अमेरिका जो है वह क्यूबा पर आक्रमण करके वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल क्रास्तो को हरा सकता है। अतः सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया और उन्होंने 1962 में क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। उन्होंने क्यूबा को एक सैन्य अड्डा के रूप में बदलने का निर्णय लिया और क्या किया? 1962 में वहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी। दोस्तों, ये तो था क्यूबा मिसाइल संकट। वहाँ पे मिसाइल तैनात हो गई और दोनों के बीच, यानी सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, इन दोनों के बीच क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, परंतु दोनों महाशक्तियों के शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका और इसी संपूर्ण घटनाक्रम को क्यूबा मिसाइल संकट नाम दिया गया। क्यूबा मिसाइल संकट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। क्यूबा अमेरिका से सटा एक देश था जिस पर सोवियत संघ का अधिकार था और सोवियत संघ को यह डर था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उस क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को हरा न दे। इसलिए सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का प्रयास किया और वहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी। लेकिन किसी तरह युद्ध टल गया और इसी पूरी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना गया। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे कमेंट करें और हमारे चैनल GSSD सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम तीसरे पार्ट में आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। शायद वह आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 1 का। तो नमस्कार।